प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैकग्राउंड को देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का ये कार्यक्रम बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का है। आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी है, जिस वजह से आज आपको जो आवाज़ है दबी हुई समझ में आएगी। तो उसके लिए कोशिश करिएगा समझने की। एडिटिंग में मैं कोशिश करूँगा कि इस आवाज़ को थोड़ा सा लाउड कर दिया जाए। और इसके साथ ही साथ वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, या जो भी लोग इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं और वो भी इसी तरह से अपनी जन्म कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो हमारे बीच में एक जन्म कुंडली है, वो यूट्यूब परिवार में से ही एक दर्शक की है और इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो कोई बात नहीं है, हम इनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ फिर हम और आप मिल करके इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और इनके प्रश्नों का जवाब भी हम देंगे। तो सबसे पहले इनके जन्म की तारीख आप लोग नोट कर लीजिए। 14 फरवरी 1973 रात में 9:51 और जन्म स्थान इनका शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। तो अगर इस आधार पर आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण करें तो ये जन्म कुंडली कन्या लग्न और मिथुन राशि की बन करके आ रही है। मैं पहले जन्मकाल का पंचांग बना लेता हूँ, या जन्मकाल का पंचांग आप लोगों को बता देता हूँ, तब तक आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। तो देखा जाए तो इन्होंने बुधवार के दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और देवगण मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है। बुध राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है कन्या लग्न की। तो प्रिय दर्शकों, जितना कि अभी तक ज्योतिष आप लोगों ने सीखा या जितना मैंने बताया, वही कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर रिकॉल करने की आवश्यकता है, क्योंकि उतने पॉइंट्स में ऑलमोस्ट थोड़ा अध्ययन तो कुंडली का हो ही जाता है। इसके बाद में जो और डीप अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी वो हम आगे चल करके इसमें करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और राशि इनकी मिथुन बनती है। तो भूमि तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि, इसमें समावेश नहीं बैठता, तो कहीं ना कहीं जीवन काल में थोड़ा सा संघर्ष आ जाता है। हालांकि यहाँ पर बात थोड़ी सी पृथक है कि लग्नेश और राशिश दोनों ही बुध बनते हैं। तो लग्न के अधिपति बुध बन जाएंगे और राशि के अधिपति भी बुध बन जाएंगे, तो दोनों एक ही हैं, तो बात चल जाएगी। लेकिन फिर भी तत्वतः भेद होने की वजह से कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष तो आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम देखें तो इन्होंने बुधवार के दिन जन्म लिया है। तो बुधवार के दिन जन्म लेने की वजह से व्यक्ति के अंदर पहली चीज तो बुध को षड्बल में बल मिल जाएगा, क्योंकि बुधवार को उन्होंने जन्म लिया है। तो व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, और वैसे ये तो कन्या लग्न और मिथुन राशि से प्रभावित है, तो व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता अच्छी होती है क्योंकि इन्होंने बुधवार के दिन जन्म लिया है। बुध का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने में आता है। इसके साथ ही साथ अगर हम और किसी चीज को देखें तो क्या बताया मैंने, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, तो चंद्रमा इनके जाकर के बैठे हैं दशम भाव में और सूर्य है षष्ठ भाव में। तो ये चंद्रमा शुभ ग्रह हो रहे हैं और इन चंद्रमा की गणना हम शुभ ग्रह में करेंगे। तो इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शूद्र वर्ण का इनका होना, जिस बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है, गुरु का नक्षत्र, तो व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता भी अच्छी मात्रा में देखने में मिलेगी। ज्ञान की अधिकता इस व्यक्ति के अंदर देखने में मिलेगी। साथ ही साथ देवगण का होना, तो मैंने अक्सर अपने कार्यक्रमों में बताया कि देवगण के व्यक्ति में किसी भी चीज को पाने की चाहत सबसे ज्यादा कम होती है, देने की इच्छा ज्यादा होती है। देव का पहला अक्षर होता है दे, तो इनमें देने की क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। तो हमेशा देना, कभी कभार दूसरों के हित के लिए अपना नुकसान भी ऐसे लोग करवा लेते हैं अगर देवगण होता है तो। हालांकि श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं, लेकिन फिर भी आज का जो कलयुग का परिवेश है उसमें देवगण वाले कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। उसका रीजन है, पहली चीज तो देवगण होने की वजह से धार्मिकता व्यक्ति के अंदर रहती है, सात्विकता उस व्यक्ति के अंदर देखने में आती है और देने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। अब आज के समय में कोई देना नहीं चाहता, लेना चाहते हैं, तो इनका इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो कन्या लग्न की कुंडली है और राशि इनकी बनती है मिथुन, तो द्विस्वाभाविक लग्न और द्विस्वाभाविक राशि, तो
तो द्विस्वाभाविक लग्न और द्विस्वाभाविक राशि होने की वजह से व्यक्ति के अंदर छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ये किया जाए या ना किया जाए, ये कर लूंगा तो ऐसा होगा, वो कर लूंगा तो ऐसा होगा। तो द्विस्वाभाविक चर और स्थिर दोनों का स्वभाव, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाना, कभी कभी किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सोचना, किसी चीज का डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा ऐसे लोग सोचने लग जाते हैं, और कभी कभी बहुत जल्दबाजी में उस कार्य को कर जाना, ये भी इनके अंदर देखने में आता है। तो चर और स्थिर का समावेश द्विस्वाभाविक में होता है। तो ये इन्होंने अपने व्यक्तित्व में महसूस कर ही लिया होगा, इसमें कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं इनकी जन्म कुंडली की तरफ। तो पहले कुंडली के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें, देन इनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। तो लग्न का मान हम देखते हैं 21 अंश 48 कला और हस्त नक्षत्र पर लग्न है। ठीक है, लाभेश के नक्षत्र में लग्न का होना बढ़िया कहूंगा मैं। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो 21 अंश और 48 कला पर लग्न है, तो लग्न के पास भी बल आ रहा है। थोड़ा सा हम बल देने की और कोशिश करेंगे। लग्न के अधिपति बुध बन जाते हैं, जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं। शनि के घर में शनि के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए मित्र होकर के बैठे हैं, लेकिन लग्नपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना अवयोग हुआ और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कराता है। अब आगे हम देखें तो लग्न पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, हालांकि वो गुरु खुद स्वतः 4 अंश पर मृत अवस्था में बैठे हैं, लेकिन फिर भी दृष्टि पड़ रही है। तो दृष्टि के बारे में मैं बता देता हूं कि लग्न पर गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान और बुद्धिमत्ता आ जाती है, हालांकि प्रभाव थोड़ा सा कम होगा क्योंकि गुरु मृत अवस्था में बैठे हैं। धन भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं शनि के घर में, और लाभ भाव को देख रहे हैं, श्रवण नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो धनपति का चंद्रमा के नक्षत्र में बैठना पंचम भाव में, हालांकि धनेश का पंचम भाव में बैठना महाधनी योग हुआ और ये धन की स्थिति को बढ़िया बना करके रखता है, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में धनेश का होना धन संचयन एक जैसा नहीं हो पाता, कभी धन बहुत ज्यादा तो कभी धन बहुत कम देखने में आता है। पराक्रम भाव के अधिपति मंगल भी बन जाते हैं, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, बढ़िया है। पराक्रमेश का जाकर के चतुर्थ भाव में बैठना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति अपने पराक्रम से भूमि भवन और वाहन के सुखों को पाने वाला होता है। चतुर्थपति पंचम भाव में बैठे हैं तो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता की वजह से गुरु बन जाते हैं, जो कि चतुर्थपति पंचम भाव में बैठे हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता की वजह से व्यक्ति स्वार्जित धन और भूमि भवन और वाहन के सुखों को पाने वाला होता है। पंचम भाव के अधिपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव के अधिपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा पंचमेश और भाग्येश का परिवर्तन है, इस परिवर्तन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा और ये व्यक्ति के जीवन काल में उसके भाग्य का साथ उसको मिलता रहता है। लेकिन शनि भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य कभी विलंबित हो जाता है, परंतु कल्पना से अधिक भाग्य देखने में आता है। तो भाग्य की स्थिति इस कुंडली में अच्छी दिखाई पड़ रही है, ज्ञान की स्थिति इस कुंडली में अच्छी दिखाई पड़ रही है। षष्ठ भाव के अधिपति शनि कंपटीशन भाव के मालिक जाकर के भाग्य भाव में बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं। फलस्वरूप यहाँ पर कॉम्पिटिट करके प्रतिस्पर्धा की भावना इनके लिए इनके ऑफिस के लोग, इनके कलीग्स या इनके साथ के लोग रखते होंगे और कंपटीशन करके ही ये हर अवस्था में जीतने वाले दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ षष्ठ भाव में सूर्य और बुध की युति है, जो कि बुधादित्य योग है। हालांकि 13 डिग्री की दूरी है, लेकिन इस सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना व्यक्ति को अपने किए गए कामों का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। व्यक्ति करता तो बहुत अच्छा है, चाहता भी है बहुत अच्छा करना, चाहता है कि लोग उसको देखें, लोग उसको नोटिस करें, बट अच्छा करने के बाद भी, बेहतर करने के बाद भी व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। बुध पर शनि की दृष्टि का पड़ना जीवन काल में प्रत्येक कार्य में विलंब होता है, क्योंकि बुध लग्नेश बनते हैं। यहाँ पर कभी कभार वाणी का प्रॉपर वे में साथ ना मिल पाना या अभिव्यक्ति की कमी भी देखने में आती है। हालांकि बुध 15 अंश पर है, तो मैं ये नहीं समझता कि अभिव्यक्ति की कमी होगी, लेकिन फिर भी बुध पर शनि की दृष्टि का पड़ना, बुध से संबंधित जो प्रभाव है उसमें विलंब होता है। अब लग्नेश है तो प्रत्येक चीज को पाने में विलंब दिखाई पड़ता है। सप्तम भाव का अधिपति जाकर के पंचम भाव में बैठे, ठीक है, और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की स्थिति को ये दर्शाते हैं, लेकिन केंद्र में राहु है तो कहीं ना कहीं चतुर्थ में राहु है तो कलह की स्थिति भी कुछ हद तक यहाँ पर देखने में आती है। हालांकि इस विषय में कुछ भी हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में पत्नी की कुंडली नहीं है, लेकिन फिर भी घर में कलह का वातावरण देखने में आता है, क्योंकि मंगल भी जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति मंगल जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष, भूमि भवन या वाहन को बनाने में संघर्ष देखने में मिलता है। पराक्रम बहुत ज्यादा, क्योंकि पराक्रमेश भी है। भाग्येश जाकर पंचम भाव में बैठे बताया। दशम पति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, कंपटीशन की स्थिति होती है, ये भी बताया आप लोगों को। लाभेश का जाकर के दशम भाव में बैठना अच्छा है, लेकिन 26 अंश पर होने की वजह से ऑड नंबर की राशि और विषम राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मृत अवस्था में हुए, तो लाभ की स्थिति कमजोर देखता हूं मैं।
और व्यय भाव के अधिपति सूर्य बन जाते हैं, जो कि षष्ठ भाव में बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं। द्वादशेश का षष्ठ भाव में जाना होता तो विपरीत योग है, परंतु लग्नेश 6th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने में जरूर मिलती है। तो ये था इनके भाव से संबंधित, इनकी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ बातें जो कि मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं इनके बारे में आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं जो कि इन्होंने लिख करके मुझे बताया हुआ है। इन्होंने सबसे पहले बताया है, आई एम वर्किंग इन टायर इंडस्ट्री एज ए टेक लीड, माई एक्सपीरियंस इज 20+। ये टायर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टेक्निकल लाइन में, और साथ ही साथ शनि से संबंधित काम है, आप लोग देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ 20 साल का इनको एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो 20 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, 20 साल का इनको एक्सपीरियंस हुआ है, बट सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस ग्राफ इज नॉट गुड। तो इनका कहना है, अक्सर ये समस्या सभी के साथ में, शिकायत सभी के साथ में होती है कि जो इनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग इनको सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस ग्राफ इज नॉट गुड, यानी कि इनकी जो सैलरी है वो इनको इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं मिल रही। कारण है सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, जो कि रिकॉग्निशन नहीं मिलने देता। लग्नपति षष्ठ भाव में बैठे हैं तो अवयोग हुआ, जिसको ऑलरेडी मैंने सिद्ध किया। लाभेश जाकर के मृत अवस्था में बैठे हैं तो लाभ की स्थिति थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ रही है। और बुध पर शनि की दृष्टि का पड़ना, जीवन काल में प्रत्येक कार्य में विलंब का हो जाना, तो विलंब इनके साथ में हो रहा है। 20 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में जो इनकी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो विलंब है इस कुंडली में। लग्नेश 6th हाउस में बैठे हैं तो अवयोग है, ये तो थोड़ा सा संघर्ष तो रहता ही रहता है। और लाभेश भी कमजोर है, तो लाभ की स्थिति कमजोर है। उसका उपाय मैं आपको एट लास्ट हालांकि बताऊंगा, ताकि इन ग्रहों को थोड़ा सा हम बल दे करके स्थिति को पूरी तरह से बदल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल जरूर किया जा सकता है, जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। I have one son born in 2019, that is after 14 years of marriage। अच्छा, इनका एक पुत्र है जो कि इनके विवाह के 19 साल के बाद में, नहीं, इनके विवाह के 14 साल के बाद में जन्म हुआ 2019 में। तो विवाह के 14 साल के बाद, बहुत ज्यादा विलंब के बाद में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे कितना विलंब क्यों हुआ। हालांकि पुत्र से संबंधित चर्चा के लिए इनकी पत्नी की कुंडली को भी देखना होगा, लेकिन फिर भी इस कुंडली में भी विलंबित संतति का योग तो रहा ही होगा, तभी जाके संतति जो है विलंबित हुई। तो इस विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसी को क्लियर कर देते हैं कि विवाह के 14 वर्ष के बाद संतति क्यों हुई, इतना विलंब क्यों हो गया। पहले तो इनकी 2019 की महादशाओं को देखा जाए। वर्तमान समय में इनकी केतु की महादशा चल रही है, जो कि दशम भाव में बैठे हैं जाकर के बुध के घर में। बुध षष्ठ भाव में है, केतु की महादशा में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ती है। सीधा सा कारण है, संतान भावपति बनते हैं शनि, तो संतानेश का शनि का होना, यानी कि संतान भावपति शनि है, तो थोड़ा सा विलंब हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी कन्या लग्न और तुला लग्न की संतति विलंबित होती है, परंतु हाँ, शनि होने की वजह से विलंब हो जाता है। लग्नेश पर शनि की दृष्टि का पड़ना विलंब हो जाता है। गुरु जो कि संतान के कारक है, वो नीच राशि में बैठे मृत अवस्था में, जो कि संतान उत्पत्ति में परेशानी का कारण बनते हैं। तो ये कुछ परेशानियां थी। शुक्र, हालांकि पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को देखा जाए तो 18 अंश पर है, हालांकि अब संतान हो चुकी है तो उस विषय में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु जो कि संतान के कारक है, वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, और शनि के घर में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं गुरु के कारकत्व जो है उनमें कमी आएगी, तो ये हमें देखने में मिल रहा है। तो इस वजह से जो है संतान में इनकी विलंब दिखाई पड़ता है। और अगर इस कुंडली में देखा जाए तो पहले इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं, देन इसके बाद में मैं कुछ चीजें यहाँ पर बता दूंगा। तो इन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा, मेरे इष्ट देवता कौन है। जन्म कुंडली का नवम भाव धर्म का है, और नवम से नवम यानी कि पंचम भाव आपके इष्ट देवता को दर्शाता है। आपके पंचम भाव में शनि की साधारण राशि यानी कि मकर राशि आ रही है, तो मैं आपको कहूंगा कि हनुमान जी को अपना आराध्य बना लीजिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, और हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से ही आप जीवन काल में हर चीज को पा सकते हैं। तो हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, आप हनुमान जी की आराधना करिए। हालांकि आप भैरव बाबा को भी अपना इष्ट देवता मान सकते हैं, लेकिन भैरव बाबा की साधना थोड़ी उग्र होती है, इसीलिए मैं अक्सर हनुमान जी का बताया करता हूं। तो आप हनुमान जी को अपना इष्ट देवता मान करके हनुमान जी की आराधना करना शुरू करिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और हनुमान जी ही आपके इष्ट देवता बनते हैं। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, जीवन को सफल बनाने वाले मंत्र। देखिए, आपका नाम तो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, हालांकि जीवन को सफल मंत्र नहीं बनाते हैं, मैं उपाय आपको बताऊंगा। जीवन को सफल बनाने के लिए मेनली सबसे ज्यादा एक चीज की जरूरत होती है, वो है हमारा पराक्रम, वो है हमारी मेहनत, और दूसरा होता है भाग्य। मेहनत आप कर ही रहे हैं, मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, मेहनत में कहीं ना कहीं मेहनत होने के बाद भी मेहनत का फल ना मिल पाना, इसके लिए मैं जरूर आपको उपाय बताऊंगा।
और जो उपाय है वो अंत में मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इन्होंने लिखा है, अभी मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, बिजनेस करना चाहिए या नहीं, करना है तो किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली है, इस लग्न में व्यापार के कारक का ही ये लग्न है, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको सिद्ध किया कि लग्न जो है वो हस्त नक्षत्र में है, यानी कि लाभेश के नक्षत्र में लग्न है, और लग्नेश आपके बुध बनते हैं जो कि राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो वो भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुध और राहु आपस में मित्र होते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है, आप बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं। व्यापार भाव के अधिपति मृत अवस्था में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, व्यापार में जो गति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। अभी तो केतु की महादशा है, आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन शुक्र की महादशा को प्रारंभ होने दीजिए। यहाँ भी दिख रहा है 19 अप्रैल 2024 के बाद से आपको शुक्र की महादशा लगने जा रही है, और शुक्र की महादशा में आप बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं। मैं आपको व्यापार करने में कहीं कोई परेशानी नहीं देखता, थोड़ा सा विलंब होगा, उसके लिए भी कुछ उपाय है, पूजा पाठ है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी व्यापार आप कर सकते हैं। बात आती है कि किस चीज का व्यापार इनसे कराया जाए, तो लग्न का मान देखा जाए तो 21 अंश, सूर्य 2 अंश पर और चंद्रमा 26 अंश पर। चंद्रमा से 10 घर आगे जाने पर गुरु की राशि और गुरु जाकर के बैठे शनि के घर में, तो शनि से संबंधित काम, आप टायर की कंपनी में आप टायर से संबंधित काम कर सकते हैं, शूज से संबंधित, जूते से संबंधित, चमड़े से संबंधित, लोहे से संबंधित। राहु भी देखा जाए तो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और बुध राहु के नक्षत्र में ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑयल से संबंधित काम या लिक्विड शराब इत्यादि से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं, उसमें भी मैं कहीं कोई परेशानी नहीं देखता हूं। तो ये कुछ व्यापार है जो कि आपको करने चाहिए। शुक्र भी आपकी कुंडली में देखा जाए तो षडबल में भी ठीक ठाक, और 18 अंश 55 कला पर बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि स्वयं चंद्रमा लाभेश है, तो आप शुक्र से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि नवमांश में भी शुक्र 12वें हैं, तो कपड़ों से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम भी आपके द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। हालांकि दशमपति षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो कंपटीशन आपको वहां भी होगा, चैलेंजेस आपको व्यापार में भी आएंगे, लेकिन आप व्यापार कर सकते हैं, इसमें मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं देखता हूं। तो आप बिल्कुल खुशी से इन चीजों का व्यापार जो मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं। षडबल में सबसे ज्यादा बली प्लेनेट आपके चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, तो शनि और चंद्रमा से संबंधित, जैसे कि आप चावल का व्यापार भी कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन जो शराब का व्यापार यहाँ पर आया, शनि और चंद्रमा, लिक्विडिटी और शनि से संबंधित, वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ व्यापार है, शनि और मेनली शुक्र से संबंधित आप व्यापार करके जीवन काल में लाभ हासिल कर सकते हैं, तो ये व्यापार आप कर लीजिए। और 2024 के अप्रैल मंथ के बाद में ही किसी तरह का व्यापार आप शुरू करने की कोशिश करिएगा, तब तक यही नौकरी में बने रहिए जब तक आपको केतु की महादशा चल रही है। भविष्य में हेल्थ कैसी रहेगी, इन्होंने पूछा है। रोग भाव के अधिपति शनि बन जाते हैं, भाग्य भाव में बैठकर रोग भाव को देख रहे हैं। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युक्तो वा तस्य भावस्य वृद्धि। कोई भी ग्रह अगर अपने भाव में बैठा हो या अपने भाव को देखता हो तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो सवाल उठता है कि शनि रोग रिपु और ऋण अपने ही घर को देखकर रोग रिपु और ऋण की वृद्धि करेंगे या वहां से बचाने की कोशिश करेंगे। निसंदेह षष्ठ भाव से मामा का भी विचार किया जाता है, तो मामा के साथ में संबंधों को ये खराब करेंगे, लेकिन रोग रिपु और ऋण से व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे। रोग भाव में देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति है, तो त्वचा से संबंधित परेशानियां आपको देखने में या एलर्जी से संबंधित परेशानियां आपको देखने में आ सकती हैं। इसके साथ ही साथ सूर्य आपके षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो हड्डियों में दर्द की शिकायत, सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, फ्रैक्चर इत्यादि से संबंधित हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको बढ़ती उम्र के साथ में देखने में मिल सकती है। तो स्वास्थ्य में ये परेशानी दिखाई पड़ती है मुझे। चतुर्थ भाव आपके सीने का है और यहाँ पर राहु जाकर के बैठे, मंगल और राहु की युति है, इस वजह से छाती में, सीने में जलन की शिकायत, कफ जन्य रोग, कफ से संबंधित परेशानियां भी मैं आपकी कुंडली में कुछ हद तक बनते हुए देखता हूं। और देखा जाए तो शुक्र की महादशा आपको आने वाली है, तो अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। खान पान पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो ज्यादा परेशानी मैं नहीं देखता हूं। स्वास्थ्य में जो सामान्य स्वास्थ्य में परेशानियां थी वो मैंने आपको बताई। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, देखिए केतु की महादशा को बीतने दीजिए। शुक्र की महादशा जैसे ही आपको आती है, तो शुक्र की महादशा में आप अपने जीवन काल में, जो कि 20 साल की आपको मिलेगी 2024 से 2044 तक की, तो आप शुक्र की महादशा में जीवन काल में हर एक भोग को भोगने वाले हैं, हर एक प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगने वाले हैं। तो आगे का जीवन आपका अच्छा है। केतु की महादशा को हमें बीतने देना होगा। 2024 के बाद जैसे ही शुक्र की महादशा लगती है, आपका जीवन में अच्छा देखता हूँ। साथ ही साथ मिथुन राशि होने की वजह से चंद्रमा पर अभी ढैया चल रही है, जो कि जनवरी 2023 तक चलेगी। शनि के वक्री होने की वजह से, मार्गी होने की, अभी तो मार्गी हो ही चुके हैं, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन वक्री होकर के पीछे आएंगे तो आपको फिर लगेगी ढैया। लेकिन मई 2022 के बाद में आपको कहीं ना कहीं राहत मिले, और चंद्रमा शनि का दूसरे 12वें का संबंध है, तो ये ढैया की वजह से खर्च की अधिकता, व्यय अधिक हो रहा होगा, तो ये है। और गुरु का परिवर्तन जो अभी होने वाला है 19 तारीख से, आज 8 नवंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ,
तो आपकी अगर देखा जाए तो लग्न से ये गुरु षष्ठ भाव में आएंगे तो पेट से संबंधित परेशानियां, पेट जन्य रोग आपको हो सकते हैं। और मिथुन राशि से अगर मैं आपका चंद्र से गोचर देखूं तो भाग्य भाव में गुरु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट जन्य रोग जो होते हैं उनका ध्यान रखिए, लगभग 1 साल खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाकी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे का जीवन भी मैं आपका बहुत हद तक अच्छा ही देखता हूँ। शुक्र की महादशा में बस यही परेशानी है कि भोग की अधिकता ना हो, भोग की अधिकता व्यक्ति को रोग की तरफ लेकर के जाती है। तो शुक्र की महादशा में अपने खाने पर पीने का ध्यान रखिएगा, अपनी डाइट पर नियंत्रण रखिएगा, तो ओवरऑल आपकी आगे की लाइफ जो है वो मैं बेहतर देखता हूँ। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्या मेरी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, अंगारक दोष, ग्रहण दोष तथा इसके अलावा कोई दोष यदि है तो इनका उपाय। काल सर्प दोष तो इस कुंडली में नहीं है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य जब सारे ग्रह आते हैं तो काल सर्प दोष होता है। यहाँ पे राहु और केतु के साथ में ऑलरेडी ग्रह बैठे हैं तो काल सर्प दोष इस कुंडली में नहीं बनता। पितृ दोष, शनि और राहु की युति को पितृ दोष, शनि या केतु की युति को पितृ दोष के नाम से संबोधित किया जाता है। कुछ ऋषियों ने सूर्य और राहु या सूर्य और केतु की युति को भी पितृदोष बताया है। आपकी कुंडली में दोनों ही नहीं है तो पितृदोष भी आपकी कुंडली में मैं नहीं देखता। अंगारक दोष, मंगल और राहु की युति को अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है। हालांकि मंगल मूल नक्षत्र में बैठे हैं और राहु जो आपके बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में और मंगल केतु के नक्षत्र में। मंगल 8 अंश पर है, राहु 22 अंश पर है, तो 14 डिग्री का अंतर है दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंगारक दोष का प्रभाव आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंगारक दोष का प्रभाव नहीं है और इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं मैं। बस हनुमान जी की आराधना आप करेंगे ही, मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी आपके इष्ट देवता हैं, तो हनुमान जी की आराधना से ही जो अंगारक दोष से संबंधित जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसमें कमी आ जाएगी। ग्रहण दोष, चंद्रमा और केतु की युति है, यही एक सबसे बड़ा दोष है जो कि 4 डिग्री बहुत करीबी युति बनी हुई है और ये जातक के मन को बहुत ज्यादा अशांत कर देता है। अज्ञात भय, एक अनजाना सा डर लगना, बहुत ज्यादा मन अशांत होना, फियर ऑफ फ्यूचर, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, छोटी सी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ये चंद्रमा और केतु की युति की वजह से होता है। तो इसके लिए मैं उपाय अभी आपको एट लास्ट बता दूंगा और एक उपाय है जो कि आपको प्रत्येक सोमवार करना है, वो मैं आपको लिख करके भिजवा दूंगा, तो आप वो कर सकते हैं ताकि ये जो चंद्रमा और केतु की युति है इसका जो दुष्प्रभाव है कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके अलावा और कोई दोष है, लग्नपति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे, अवयोग है जो कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये एक परेशानी का कारण है। बाकी आपकी कुंडली में देखा जाए तो और किसी प्रकार का दोष तो मैं यहाँ नहीं समझता हूँ। गुरु जो अमृत अवस्था में हो गए हैं, सप्तमेश और चतुर्थेश होकर के आप व्यापार करना चाहते हैं तो गुरु को हमें थोड़ा बल देना होगा। बाकी ओवरऑल आपकी कुंडली को अगर मैं देखूं तो महादशा के हिसाब से कष्ट जो था वो केतु की महादशा के पहले भी आप देख चुके हैं। अब शुक्र की महादशा में समझता हूं कि आपके जीवन काल की श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ महादशा में से एक होने वाली है। तो अब इस कुंडली का विश्लेषण बस यही रह जाता है कि समय आने दीजिए और आपका जब समय आएगा तो शुक्र की महादशा बहुत बढ़िया मैं देखता हूँ। कौन से जेम्स तथा रुद्राक्ष मेरे लिए उपयुक्त हैं, इतने ही प्रश्न इनके थे। तो जेमस्टोन की अगर हम इनकी बात कर लें तो बुध का रत्न तो मैं नहीं पहनाऊंगा क्योंकि षष्ठ भाव में बैठे हैं। पंचम भाव के अधिपति शनि बनते हैं जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो शनि और शुक्र आपके बैठे हैं, परिवर्तन है यहाँ पर। आप 2 रत्न धारण कर सकते हैं, एक नीली हो गया और एक शुक्र का रत्न हो गया आपका ओपल, या सक्षम हो तो हीरा धारण कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र और शनि मेनली आप दोनों ही रत्नों को पहन सकते हैं। आप अगर चाहें तो मेनली शुक्र श्रवण नक्षत्र में है और दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो बिल्कुल आप एक नीली धारण कर सकते हैं। नीलम नहीं कहूंगा मैं आपको, नीली धारण करिए और नीली के साथ साथ आप ओपल धारण कर लीजिए। तो ये 2 रत्न हैं जो कि आप धारण कर सकते हैं। अगर आप रत्न हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके आप अपना रत्न भी बुक करा सकते हैं। रत्न भी आपको बनवा करके कुरियर के माध्यम से हमारे द्वारा भेज दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के साथ में। तो एक ऑथेंटिक जेमस्टोन अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं और अगर आप अपने लोकल मार्केट से परचेस करना चाहते हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं। बात आती है रुद्राक्ष की, आपने पूछा है तो गुरु को बल देने के लिए मैं आपको पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह देता हूं, तो आप वो धारण कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस जन्म कुंडली में उपाय पर। तो मैंने आपको इष्ट देवता आपने पूछ ही लिया, मैंने आपको बताया हनुमान जी की आराधना आपको अपने जीवन काल में करते रहनी है। नित्य प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। संभव हो तो शनिवार के शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कर सकते हैं या फिर घर पर भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मंथ में 1 बार समय निकाल करके हनुमान जी की 108 परिक्रमा करना उनके मंदिर में जाकर के भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप इन उपायों को करके देखेंगे कि
जो भी परेशानियां थी वो कम हो रही हैं और एक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने में आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो गणेश जी की आराधना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी बुद्धि को बल मिल सके। जो अवयोग है उसकी शांति, तो गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का रोज 1 माला या 3 माला आपके द्वारा जाप होना चाहिए। साथ ही साथ बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, और चाहे तो गणेश जी को दूर्वा आप घर पर रोज भी अर्पित कर सकते हैं, ये भी आपके लिए मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। साथ ही साथ अगर आप ओपल ना पहन के सिर्फ नीली धारण करना चाहते हैं तो एक चांदी का छल्ला बनवा करके लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में धारण कर लीजिएगा, और चाहे तो एक सोने का छल्ला गुरुवार के दिन राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में भी आप धारण कर सकते हैं गुरु को बल देने के लिए। हालांकि पंचमुखी रुद्राक्ष से भी आपका काम, अगर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाता है तो आपका काम बन सकता है, चाहे तो आप रुद्राक्ष भी हमसे ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में उपाय के लिए स्त्रियों का सम्मान करिए। शुक्रवार के दिन कबूतरों को 7 प्रकार का अनाज मिलाकर के खाने को दीजिए। बुधवार के दिन पक्षियों को हरा मूंग डाला करिए, यह भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अब बात आती है चंद्रमा केतु से संबंधित, तो शिव जी की आराधना, शिव जी के मंदिर में जाकर के सोमवार के दिन शिव जी का दुग्धाभिषेक करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके साथ ही साथ चंद्रमा केतु से संबंधित जो युति है वो एक उपाय मैं आपको व्हाट्सएप में या आपके ईमेल आईडी पर लिखकर मैं आपको भिजवा दूंगा। और देखा जाए तो और किसी प्रकार के उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। एक उपाय जो नहीं कहा या जो कि उपाय नहीं है, आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो आशा करता हूं कि कर ही रहे होंगे, वो सुख आप ले रहे होंगे, और नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, शुरू करिए। नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है। सुबह 9 बजे के पहले पहले कोशिश करिए कि आप सूर्य भगवान को जल दें। ओम धणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य को जल दीजिए। नित्य आपको सूर्य को जल देना है। ये उपाय आपके लिए कोई उपाय नहीं है। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास में आत्मविश्वास हो, सूर्य आराधना से मिलेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन काल में रिकॉग्निशन मिले, क्रेडिट मिले, उसको किए गए कामों का फल मिले, सूर्य की आराधना से मिलेगा। तो सूर्य की आराधना करना शुरू करिए ताकि आपको जीवन काल में क्रेडिट, रिकॉग्निशन और जो एक यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा चाहते हैं, व्यापार में भी आप चाहते हैं अपने व्यापार को अगर आप दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं तो सूर्य की आराधना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो सूर्य की आराधना आप करते रहिएगा। चाहे तो रविवार के दिन नमक का त्याग भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। इसके साथ ही साथ धनागमन के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, ज्यादातर प्रयोग में धनागमन के ही बताता हूँ। दीपावली धनतेरस में भी मैंने बहुत से प्रयोग बताए जो कि धनागमन के लिए ही थे। धनवान न बलवान लोके सर्वे सर्वत्र सर्वदा, धन की चाहत किसे नहीं है, इसलिए धन से संबंधित उपाय मैं अक्सर बताता रहता हूँ। शॉर्ट वीडियो भी अभी तो नहीं बन पा रहा है, स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा सा वीडियोस जो है वो डिले हो गए हैं तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में भी मैं धन से संबंधित बहुत से उपाय बताता रहता हूँ। तो श्री सूक्त का पाठ शुक्रवार के शुक्रवार हो सके तो रोज घी का दिया जला करके करिए, तो धन से संबंधित जो भी परेशानियां आपने बताई हैं वो माँ लक्ष्मी की प्रीति अगर प्राप्त हो तो धन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती। तो महालक्ष्मी की आराधना करना, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। तो इतने ही कुछ उपाय हैं जिनको कि करके, और रत्न, रुद्राक्ष सभी से संबंधित परामर्श मैंने आपको यहाँ पर दिया। यही कुछ उपाय हैं जिनको आप अपने जीवन काल में करके अपने जीवन को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन। अगर आप भी इस जन्म कुंडली के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव, कुछ मोटिवेटिंग इस जन्म कुंडली के बारे में, या वह कोई पॉइंट जो मेरे द्वारा यहाँ पर बताने से छूट गया हो और आपको ऐसा कुछ पॉइंट दिख रहा है तो आप बिल्कुल स्वागत है आपका, आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक सूचना को मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो नए दर्शक जो अपनी जन्म कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण इसी तरह से करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जो है वो इस नंबर पर जो कि आपको इस वीडियो के नीचे दिखाई पड़ रहा है व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। और बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कॉल या व्हाट्सएप पर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप पर अगर आप ये नंबर सेव करके प्रोफाइल पे जाते हैं तो वहाँ कैटेलॉग में आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो आप कैटेलॉग भी देख सकते हैं, साथ ही साथ कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इस जन्म कुंडली से संबंधित इतनी ही चीजें थी। तो आशा करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। इतने ही प्रश्न थे इनके और इतने ही उपाय जो कि इनके लिए आवश्यक थे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः एक नया वीडियो लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।